नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्यवेध अतुल और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय के अंतर्गत पूछे जाने वाले मानचित्र कार्य के बारे में। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल से 5 नंबर का और इतिहास से 5 नंबर का मानचित्र कार्य पूछा जाता है, जिसमें से हमने इतिहास विषय के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम भूगोल विषय के बारे में बात करेंगे। तो भूगोल विषय में 3 चैप्टर से मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से पहला चैप्टर आपका है संसाधन और विकास, दूसरा चैप्टर यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है और तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद चौथे चैप्टर एग्रीकल्चर यानी कृषि से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 3 चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को नीचे दर्शाया गया है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले चैप्टर से मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान करने को प्रश्न पूछा जाएगा। आपको मृदा प्रदर्शित की जाएगी चित्र के माध्यम से और पूछा जाएगा यह मृदा कहाँ पर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर नदियों के साथ दर्शाना एवं नामांकन करना होगा। विभिन्न प्रकार के बांधों को दिया जाएगा, उनको नदियों के साथ और उनका नाम प्रदर्शित करना पड़ेगा। चौथे चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र दिखाए जाएंगे। आपको पूछा जाएगा कि यह किस फसल का प्रमुख क्षेत्र है और इसके बाद सबसे बड़े उत्पादक राज्यों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके तीनों चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 पर संसाधन और विकास पहला चैप्टर है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि मृदा और उसके प्रकार बताए गए हैं। इसमें उन प्रकारों को मानचित्र में प्रदर्शित करके दिखाया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 6 प्रकार की मृदाएं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन 6 प्रकार की मृदाओं में से 1 या 2 या 3 प्रकार की मृदाओं को रेखांकित करके मानचित्र में दिया जाएगा। उनमें से आपको नामांकित करना होगा, यानी उनके नाम आपको लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पर्वतीय एवं वन मृदा। पर्वतीय मृदा वहाँ पर पाई जाएगी जहाँ पर पर्वत पाया जाता है। हमारे देश में पर्वत का मतलब मुख्य रूप से हिमालय पर्वत की बात की जा रही। तो हिमालय पर्वत आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर आपको जो दिखाई दे रहा है ये हिमालय पर्वत ही है और इन स्थानों पर पाई जाने वाली जो मृदा है वो पर्वतीय एवं वन मृदा है। इसके बाद अभी हम जलोढ़ मृदा को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लाल और पीली मृदा को भी छोड़ देते हैं। पहले सरल चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। नंबर 4 पर काली मृदा। काली मृदा आप यहाँ पर देख सकते हैं, काले कलर से दिखाया गया है। मुख्य रूप से ये हिस्सा काली मृदा का क्षेत्र है, इसको आप अच्छी तरह से पहचान लेंगे। हालांकि काली मृदा गुजरात के इस स्थान पर भी भरपूर मात्रा में प्राप्त की जाती है। लैटेराइट मृदा की बात करें तो लैटेराइट मृदा पिंक कलर से आपको दिखाया जा रहा है। पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा मात्रा में यहाँ पर भी आपको मिल जाती है और इधर असम में भी, असम के अलावा थोड़ा सा ये निचले हिस्सों पर भी, इन स्थानों पर, ये उड़ीसा में भी मिल जाती है। मुख्य रूप से उसके 2-3 प्रमुख क्षेत्र हैं लैटेराइट मृदा के, पश्चिमी घाट, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ पर उड़ीसा में। मरुस्थलीय मृदा नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर मरुस्थल होगा वहाँ पर मरुस्थलीय मृदा प्राप्त की जाएगी। मरुस्थल हमारे देश में सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, प्रमुख मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। तो थार के मरुस्थल के आसपास पाई जाने वाली मृदा को मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है। ये आपका नंबर 6 हो गया। हमने 2 मृदाएं छोड़ी थी पीछे, तो उनको चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 2 पर जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से बनाई गई हैं। ये आपको पीला कलर का दिखाई दे रहा है, ये पूरा जलोढ़ मृदा है। तो जलोढ़ मृदा पूरा का पूरा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसके अलावा ये निचला हिस्सा, इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का जो एरिया है, ये पूरा एरिया आपको जलोढ़ मृदा से पटा हुआ दिखाई देगा। अगर जलोढ़ मृदा के बारे में और बात करें तो पूर्वी घाट के किनारे किनारे जो मैदान बन रहा है, यहाँ पर भी जलोढ़ मृदा आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सारी बची हुई मृदा है, पूरी वो मृदा लाल और पीली मृदा है। आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर से कुछ दिखाई दे रही है, बादाम कलर से दिखाई दे रही है जो मृदा, ये पूरी लाल और पीली मृदा है। तो आपने इसको समझ लिया है अच्छी तरह से। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप और इसको दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे। पर्वतीय मृदा मेनली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाएगी, तो ये एरिया पूरा पर्वतीय मृदा होगा। इसके बाद जलोढ़, उत्तर भारत का मैदान मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। तीसरे नंबर पर लाल मृदा तो पूरे एरिया पर पाई ही जाएगी। काली मृदा का ये प्रमुख एरिया है,
लैटेराइट वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में, और मरुस्थलीय मृदा मेनली थार के मरुस्थल में पाई जाती है। आपको किस तरह से बताना है, क्वेश्चन के आंसर किस तरह से देना है। एक प्रकार की मृदा मान लीजिए बना करके वो देता है मानचित्र में इस तरह की, इसका आपको नाम लिखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार की मृदा है। तो आप वहाँ पर लिख देंगे पर्वतीय एवं वन मृदा। अगर मानचित्र में मान लीजिए लैटेराइट प्रकार की मृदा को चिन्हित करके दे दिया तो आप यहाँ पर लिख देंगे सीधे सीधे लैटेराइट मृदा, ये एक प्रकार की लैटेराइट मृदा है। नंबर 2 पर चलते हैं, यानी जल संसाधन नामक चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको नदियों के साथ बांधों को दर्शाना होता है। तो बांधों की लोकेशन को समझने से पहले हमें नदियों की लोकेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। चलिए नदियों की लोकेशन को समझ लेते हैं। हालांकि नदियों की पूरी लोकेशन को आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में है, यानी जिन जिन नदियों से संबंधित बांधों को पूछा जाने वाला है उन्हीं नदियों को हम दोबारा रेखांकित करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 पर है सलाल। सलाल जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। अभी हम सिर्फ नदियों के बारे में बात करेंगे, चिनाव नदी पर। तो यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र है, ये सिंधु नदी आप यहाँ पर देख रहे हैं जा रही है ऐसे करके पाकिस्तान में चली जाएगी, और सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है चिनाव। सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाव, ये चिनाव यहाँ से जा रही है ऐसे करके। तो भारत में इसकी इतनी लोकेशन है चिनाव की, आगे जा कर के मिल जाएगी पाकिस्तान में। तो चिनाव की आपने लोकेशन जानी। नंबर 2 पर जो डैम है भाखड़ा नागल, वो किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर। इसी नदी तंत्र के अंतर्गत सतलज नदी आती है, यहाँ से निकल कर सतलज ये देख रहे हैं आगे जाकर इसी नदी पर मिल जाती है। नंबर 3 पर जो डैम है टिहरी, टिहरी किस नदी पर है, मुख्य रूप से गंगा है, गंगा नदी पर बना हुआ है। तो गंगा नदी में भी अगर हम डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर एक नदी जा रही है भागीरथी और दूसरी नदी यहाँ पर आ रही है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के संगम से ही आगे चल करके गंगा का निर्माण होता है। तो गंगा नदी ये यहाँ से निकल गई और ये आगे जा करके ये गंगा आपकी नदी यहाँ पर पहुँच जाती है बांग्लादेश में। तो अलकनंदा इधर हो गई ये वाली, और इधर वाली आपकी हो गई, इधर वाली आपकी हो गई भागीरथी। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियां हैं, उन्हीं नदियों के संगम पर ये डैम होगा, आगे इस पर बात करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण जो नदी है चंबल, महाराणा प्रताप सागर डैम इस पर बनाया गया है, चंबल नदी। चंबल नदी यहाँ पर मानचित्र में नहीं दिखाया गया है, हम आपको बता देते हैं। चंबल नदी मुख्य रूप से यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से और ऐसे करके यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस पर भी आगे बात करेंगे। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी मुख्य रूप से यहाँ से निकलती है अमरकंटक के पास से, और ये नर्मदा नदी आपकी जा रही है, ये गिर जाती है गुजरात के पास। तो नर्मदा नदी की आपने लोकेशन जानी है। नंबर अगला है हीराकुंड, जो डैम है वो महानदी पर बना हुआ। तो महानदी की लोकेशन को समझ लेते हैं। ये महानदी आपकी यहाँ से जा रही है उड़ीसा में, उड़ीसा के तट के आसपास गिर जाती है। तो महानदी को आपने समझा है। अगला डैम है नागार्जुन सागर, जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी को समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 प्रमुख नदियों के संगम से आगे बढ़ते हुए ये कृष्णा नदी जा रही है, और कृष्णा नदी गिर जाती है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर। कृष्णा की ही प्रमुख सहायक नदी, जो कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है, उसका नाम है तुंगभद्रा, और उस पर बना जो डैम है वो कौन सा है, तुंगभद्रा डैम है। तो आइए तुंगभद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। ये नदी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ये नदी आपकी तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा किसकी प्रमुख सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। तो इस तरह से प्रमुख नदियों को आपने समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं और इन नदियों में बने बांधों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं सलाल बांध की। सलाल बांध आप देख सकते हैं चिनाव नदी पर बना हुआ है, और चिनाव पंजाब में बहती है मुख्य रूप से, और वहाँ पर सलाल बांध बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। चिनाव नदी की लोकेशन हमने आपको पहले ही बता दी, ये चिनाव नदी की लोकेशन है, और इसी नदी पर बना हुआ बांध है सलाल। नंबर 2 पर हम बात करेंगे भाखड़ा और नागल। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर बना हुआ है। पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया कि सतलज नदी कहाँ पर बहती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सतलज नदी जा रही है, और यहीं पर बना हुआ बांध है आपका भाखड़ा नागल। नंबर 3 पर टिहरी, ये अलकनंदा और इधर ये आपकी भागीरथी 2 नदियां हैं। भागीरथी और भिलांगना 2 प्रमुख नदियों के संगम पर बना हुआ बांध
आपका है टिहरी। आपको बता दें कि टिहरी भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, यानी सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा है? टिहरी डैम है। उत्तराखंड में स्थित है टिहरी, लोकेशन आप देख रहे हैं। नंबर चौथे पर हम चलेंगे, राणा प्रताप सागर की बात करेंगे। हमने आपको बताया कि चंबल नदी यहाँ पर जा रही है, यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, और चंबल नदी पर यहाँ पर बना हुआ आपका जो डैम है उस डैम का नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। नंबर 5 पर चलेंगे, सरदार सरोवर बांध की बात करेंगे। गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी के बारे में हमने आपको लोकेशन बताई है, और नर्मदा नदी यहाँ पर ये जा रही है, वहाँ पर बना हुआ जो बांध है नंबर 5 पर सरदार सरोवर बांध। नंबर 6 पर हीराकुंड महानदी पर बना हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे याद है पिछले साल ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। तो महानदी आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से, महानदी की लोकेशन कहाँ पर है, और महानदी पर बना हुआ ये बांध आप यहाँ पर देख रहे हैं रेड कलर से, ये आपका है हीराकुंड बांध। देश का सबसे लंबा बांध, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। नंबर 7 पर नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको लोकेशन को, ये कृष्णा नदी आ रही है ऐसे करके, और इसी कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध है नागार्जुन सागर। इसके नंबरिंग कर देते हैं नंबर 7 पर। और नंबर 8 पर आप देखेंगे तुंगभद्रा, डैम का भी नाम वही है और नदी का भी नाम वही है, ये तुंगभद्रा नदी जा रही है, और इस पर बना है नंबर 8 पर तुंगभद्रा बांध। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि हीराकुंड बांध को नदी के साथ प्रदर्शित कीजिए, तो आप ऐसे करके नदी बना देंगे, उसकी लोकेशन मैच होनी चाहिए कि ऐसे करके आपने नदी बना दी उड़ीसा में, और यहाँ पर आपने बांध बना दिया, आपने उसका नाम भी लिख दिया। इसका नाम क्या लिख देंगे आप? हीराकुंड। तो हीराकुंड बांध भी लिख देंगे, और नदी का भी नाम आप वहाँ पर शो कर देंगे। नदी का नाम क्या है? महानदी। इस तरह से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरे टाइप के बारे में भी हमने चर्चा की है। आइए तीसरे और चौथे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है चावल व गेहूं के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछता है हम आपको बताते हैं। आपको सिलेबस में दिया गया है 6 प्रकार के प्रमुख कृषि के उत्पाद। इन कृषि उत्पादों से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य, वह राज्य प्रदर्शित कीजिए जो गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य यानी शीर्ष उत्पादक राज्य है। तो उत्तर प्रदेश को आप ऐसे करके डार्क कर देंगे और बता देंगे कि यह राज्य है जो गन्ने का शीर्ष उत्पादक राज्य है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाय का शीर्ष उत्पादक राज्य को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। चाय के शीर्ष उत्पादक राज्य को आप मानचित्र में कैसे प्रदर्शित करेंगे? आपको पता होगा कि चाय का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा? असम है। तो असम को आप ऐसे डार्क कर देंगे, बता देंगे ये चाय का शीर्ष उत्पादक राज्य है। नंबर 3 पर कर्नाटक, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? आप बताएंगे कर्नाटक, ऐसे करके हाईलाइट कर देंगे और प्रदर्शित कर देंगे। इसी तरह से केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो केरल हमने आपको बताया था कौन सा राज्य है केरल, ये है। इस तरह से कपास का शीर्ष उत्पादक राज्य गुजरात है, उसको भी आपको ऐसे करके डार्क करना होगा, गुजरात को आप भर देंगे, कलर कर देंगे। उसी तरह से पश्चिम बंगाल को आप हाईलाइट कर देंगे, बता देंगे कि यह राज्य जो है जूट का शीर्ष उत्पादक राज्य है। तो इन राज्यों के बारे में और चलिए आगे डिटेल्स समझते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें पहले प्रकार का प्रश्न केवल आपको पहचान करनी होगी। आपको इस तरह का मानचित्र प्रदर्शित किया जाएगा और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है यह किस फसल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो सीधी सी बात आप बता देंगे ये गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति के पश्चात मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही केंद्रित रह गया, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये उत्तर भारत में लगभग केंद्रित है। उसी तरह से यह मानचित्र दिया जाएगा, परीक्षाओं में पूछ लिया जाएगा, बताइए यह किस फसल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। आप बता देंगे चावल का। चावल के बारे में आप देख रहे होंगे कि ये लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है। इसी वजह से चावल हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो पैदा किया जाने वाली फसल है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वो चावल है। अगले टाइप और लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किस फसल का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है, जिसके बारे में अभी हमने पीछे चर्चा की है। आइए थोड़ा सा और कलरफुल स्लाइड्स में उसकी चर्चा कर लेते हैं।
नंबर 1 पर मैंने बताया गन्ने का शीर्ष उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। स्लाइड में आप देख सकते हैं नंबर 1 प्रदर्शित किया गया है। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश को चिन्हित किया गया है डार्क कलर से। तो उत्तर प्रदेश आपको इसी तरह से डार्क कर देना होगा मानचित्र में, और यह गन्ने का शीर्ष उत्पादक राज्य होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वह राज्य जो गन्ने का शीर्ष उत्पादक राज्य है, यानी आपको नाम लिखना होगा कि वह राज्य जो गन्ने का शीर्ष उत्पादक राज्य, उसका नाम लिखिए और उसको मानचित्र में प्रदर्शित करिए। तो उत्तर प्रदेश उसका आप नाम लिखेंगे। इसी तरह से नंबर 2 पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वह राज्य जो चाय का शीर्ष उत्पादक राज्य है। तो चाय का शीर्ष उत्पादक राज्य आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, असम है। असम की लोकेशन यहाँ पर है। क्यों असम चाय का शीर्ष उत्पादक राज्य है? क्योंकि असम में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो लेटेराइट मृदा, हमने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि लेटेराइट मृदा जो है पाई जाती है कहाँ पर, एक तो मेनली वेस्टर्न घाट पर पाई जाती है और दूसरी नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर ढलवां मृदा है, यानी पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ढालूदार मृदा पाई जाती है, इसी वजह से यहाँ पर चाय का शीर्ष उत्पादन होता है। तो आप देख सकते हैं चाय की बागानी खेती किस तरह से की जाती है। नंबर 3 पर चर्चा करते हैं कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य। वह राज्य मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए जो कहवा का शीर्ष उत्पादक राज्य है। तो कहवा यानी कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटका। आप यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं। मेनली हमारे देश में 3 राज्यों में ही इसका प्रोडक्शन होता है। नंबर 1 पर कर्नाटका, नंबर 2 पर केरला और नंबर 3 पर तमिलनाडु। अगर हम और थोड़ा डिटेल में जानें कि कॉफ़ी का उत्पादन क्यों यहाँ पर होता है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, तो आपको बता दें यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम है बाबा बूंदन की पहाड़ी। तो बाबा बूंदन की जो पहाड़ी है वहाँ पर एक बाबा रहते थे, उनका नाम था बाबा बूंदन। और उस बाबा बूंदन ने महत्वपूर्ण काम ये किया था कि यमन से सबसे पहली बार उन्होंने ही हमारे देश में क्या लाई थी? कॉफ़ी लाई थी, और कॉफ़ी लाकर यहाँ पर बोया था। इस वजह से इस एरिया में ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और उस एरिया को, उस पहाड़ी को बाबा बूंदन की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कॉफ़ी मुख्य रूप से जब पैदा की जाती है वो इस प्रकार की होती है, पकने के बाद उसका कलर चेंज होता जाता है और बाद में उसको ब्राउन कर दिया जाता है, यानी उसको भून कर इस तरह का कलर कर दिया जाता है और उसी से हम कॉफ़ी का निर्माण करते हैं। तो कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक राज्य आपका क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना होगा वह राज्य जो रबड़ का शीर्ष उत्पादक राज्य है। तो रबड़ का शीर्ष उत्पादक राज्य आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है? केरल है। उसके पीछे भी वही कारण है। रबड़ एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वर्षावन का उदाहरण है। वर्षावन आगे चल के कभी हम पढ़ेंगे। वर्षावन का उदाहरण है रबड़, और वर्षावन मुख्य रूप से हमारे देश में वेस्टर्न घाट के आसपास ही पाए जाते हैं। इस वजह से रबड़ का उत्पादन केरल में ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये वर्षावन ज़्यादा सघन मात्रा में अगर हम पता करें कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सघन मात्रा में केरल में ही पाए जाते हैं। इसी वजह से केरल रबड़ का शीर्ष उत्पादक राज्य है। अगले नंबर पर हम बात करेंगे कपास। कपास का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। कपास उत्पादन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता होती है वो क्या होती है? काली मिट्टी। और हमने अभी आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि काली मिट्टी पाई जाती है आपके गुजरात में। गुजरात के लगभग इस लोकेशन पर काली मिट्टी का भंडार पाया जाता है। इसी वजह से गुजरात कपास का शीर्ष उत्पादक राज्य है। गुजरात के बाद हालांकि दूसरा नंबर महाराष्ट्र का आता है। अंतिम फैक्ट पर चर्चा करेंगे जूट। जूट जिसे पटसन भी कहा जाता है, नीचे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पटसन हमारे देश में मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। उसके पीछे भी एक फैक्टर है, एक कारण है। आगे चल करके जब हम एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक नदी पाई जाती है, नदी का नाम है हुगली, और उस हुगली नदी के तट पर ही जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पाया जाता है। क्योंकि जूट उत्पादन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो पानी। उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है। पानी से ही सारा काम जूट का होता है और पानी का भरपूर मात्रा में यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि बगल में नदी मिलती है। इस वजह से इस एरिया पर काफ़ी मात्रा में जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने जाना जूट का शीर्ष उत्पादक जो राज्य है हमारे देश में वो पश्चिम बंगाल है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा
कि भारत का वह राज्य जो जूट का शीर्ष उत्पादक राज्य है, आप उसको प्रदर्शित करेंगे। तो पश्चिम बंगाल को आप डार्क कर देंगे ऐसे करके और बता देंगे यह राज्य जूट का शीर्ष उत्पादक राज्य है। हालांकि बिहार दूसरे नंबर पर और असम तीसरे नंबर पर आता है। इस तरह से कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानचित्र कार्य को लेकर के हमने 1, 2 और 3 वीडियो डाले हैं, जिनमें से पहले में हमने बेसिक मैपिंग के बारे में पढ़ लिया है। नंबर 2 वाले वीडियो पर हमने हिस्ट्री के मैपिंग के बारे में पढ़ लिया, और नंबर 3 वाले वीडियो में आज हम ज्योग्राफी की मैपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको भी हमने ख़त्म कर लिया है। अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कक्षा 10 की हिंदी के बारे में भी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।